हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आज की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के वन और पार्क, जिसमें कि हम नेशनल पार्क, पक्षी अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश में हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम रामसर आर्द्र भूमियाँ जो हैं, वेटलैंड हैं, उनको भी देखेंगे। ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन सा कहाँ कहाँ पर है इसके बारे में चर्चा करेंगे। यूपी में कुल 28 वन्य जीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व हैं कुल मिलाकर के, तो इनको भी एक एक कर करके हम देखेंगे। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो ये जो क्लास है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों को क्या करना है, क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहना है और जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर बताती हूँ आप लोगों को वो पढ़ते चलना है, साथ के साथ याद करते चलना है। ठीक है, आप लोग मेरे साथ बोलते चलिएगा, चीज़ें आपको टिप्स पर आ जाएंगी। ठीक, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको मिल जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला पॉइंट। वन नीति के अनुसार देश के कुल क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर जो है वनों का विस्तार होना चाहिए। तो वन नीति के अनुसार जो वन का प्रतिशत भाग है वो 33.33% होना चाहिए। ये बात याद रखिएगा। ये बात खाली उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, पूरे देश में यही बात लागू होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। राज्य में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई थी? ये 1976 में शुरू की गई थी। अगला पॉइंट देखेंगे, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला उत्तर प्रदेश का जो जिला है ये 2021 का डेटा है, सोनभद्र है। ठीक, अगला पॉइंट है, न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? ये तो ये भदोही हो जाएगा। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है उत्तर प्रदेश का? ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में इस समय 2 ही यहाँ पर मेंशन है, लेकिन 3 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़। ठीक है, अमनगढ़, ये भी याद रखिएगा। अमनगढ़ और रानीपुर टाइगर रिजर्व भी जो है उत्तर प्रदेश में ही आता है, इनका नाम भी याद रखिएगा। अगला है प्राणी उद्यान। तो प्राणी उद्यान आप लोगों को 2 जगह मिलेगा, लखनऊ में और कानपुर में। और राज्य का प्रथम पक्षी विहार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हो जाएगा नवाबगंज पक्षी विहार। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो ये लाख बेहोशी पक्षी विहार है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। ठीक है, राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा पटना पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश में पड़ता है पटना पक्षी विहार, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। और राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा हो जाएगा? ये चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार हो जाएगा, इसको भी याद रखना। राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा हो जाएगा? तो ये हस्तिनापुर वन्यजीव विहार हो जाएगा। राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा हो जाएगा? विजय सागर, इसका नाम है विजय सागर वन्यजीव विहार, राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। हाथियों के संरक्षण के लिए केंद्र प्रायोजित, मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था? ये 1992 में शुरू किया था, 1992 में शुरू किया गया था। एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने की योजना कहाँ पर है? तो सहारनपुर और बिजनौर में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो सोनभद्र में है, और जो प्रतिशत है वो 35.29% हो जाएगा। ठीक है, 35.29%। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वनाच्छादित है? तो उत्तर प्रदेश का जो 6.15% है क्षेत्र, ये वनाच्छादित क्षेत्र है। ठीक है, इस पर वन फैले हुए हैं। और अगर वर्ग किलोमीटर की बात करें तो ये हो जाएगा 14,817 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो संत रविदास नगर, जिसका कि नाम भदोही है, वहां पर सबसे कम एरिया में क्षेत्रफल है, वन क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1956 में की गई थी। राज्य में हमारे उत्तर प्रदेश में किस तरीके के वन पाए जाते हैं? तो हमारे यहाँ उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से उद्यान एवं वन्यजीव विहार प्रोजेक्ट टाइगर के लिए चुने गए हैं या उसके अंतर्गत आते हैं? तो देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर और कतनिया घाट वन्यजीव विहार जो हैं ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। लायन सफारी कहाँ पर है? ये इटावा में मिलेगा आपको। दुधवा पशु विहार
को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? 1977 में दिया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, एक नोट है, इसको भी चेक कर लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और ये राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। 1968 में स्थापित दुधवा पशु विहार को बारहसिंगा एवं शेर जैसी दुर्लभ वन्य जीव प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आए। दुधवा जो नेशनल पार्क है, यहाँ पर कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो बारहसिंगा और शेर जैसी दुर्लभ वन्य जीव प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर आपको टाइगर भी देखने को मिलेगा। अगले पॉइंट पर आएंगे, यूनेस्को की आर्द्र भूमि क्षेत्र रामसर स्थलों की सूची में मई 2022 तक कितने उत्तर प्रदेश के क्षेत्र शामिल हो गए? तो 10 उत्तर प्रदेश के क्षेत्र शामिल हैं और 10 क्षेत्रों के साथ उत्तर प्रदेश जो है देश में दूसरे नंबर पर आता है, जहां पर सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमियां हैं। ठीक है, ये रामसर स्थलों की सूची है, यह आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। मैं एक बार आपको यहाँ पे रीड करवा देती हूँ, मेरे साथ साथ बोलते चलना आप लोग। तो पहला हो जाएगा नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ये उन्नाव में पड़ेगा। पार्वती अर्गा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये गोंडा में पड़ता है। समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में पड़ेगा। सांडी पक्षी विहार जो है हरदोई में पड़ता है। यहीं पर टेक्सटाइल पार्क भी बन रहा है हरदोई और लखनऊ के बीच में, ये भी याद रखना, कल की क्लास में मैंने बताया भी था। ऊपरी गंगा नदी, ये ब्रजघाट से नरौरा के बीच में पड़ेगा। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये रायबरेली में पड़ेगा। सूर सरोवर आगरा में पड़ेगा। हैदरपुर वेटलैंड जो है बिजनौर में पड़ेगा और सरसई नावर झील इटावा में पड़ती है। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में पड़ेगा। तो ये कुल 10 हो गए रामसर साइट्स। ठीक है, और सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स जो हैं तमिलनाडु में मिलेंगी आपको। तमिलनाडु जो है रामसर साइट्स के मामले में नंबर 1 पे है, ये बात भी याद रखना, करंट अफेयर का लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। अच्छा, अब हम लोग प्रैक्टिस सेट पे जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव विहार और प्राणी उद्यान का नाम बताते चलूँगी, वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और ये भी बताऊँगी कि ये जो भी नाम है, मतलब राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ कहाँ पर पड़ेंगे, उनके जिलों के नाम। ठीक है, तो सबसे पहला आ जाता है दुधवा। तो दुधवा हमको सबको पता है कहाँ पर पड़ता है, लखीमपुर खीरी में पड़ता है। ठीक है, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ पर पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका चंदौली में। चंद्रप्रभा और चंदौली दोनों ऐसे याद रखिएगा, चा से पढ़ रहे हैं। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर पड़ेगा? किशनपुर भी लखीमपुर खीरी में पड़ता है। ठीक है, लखीमपुर खीरी याद रखिएगा। कतनिया घाट वन्य जीव विहार जो है बहराइच में पड़ेगा। अगला आता है रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है बांदा और चित्रकूट के बीच में पड़ता है। ठीक है, बांदा और चित्रकूट में पड़ेगा ये। और महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ पर पड़ेगा? ये आपका ललितपुर में पड़ेगा। चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर पड़ेगा? ये आगरा और इटावा के बीच में पड़ेगा। कैमूर वन्य जीव विहार, ये इंपॉर्टेंट है। और कैमूर और भारनेर की पहाड़ियाँ ये कहाँ पर पड़ती हैं? ये पड़ती हैं विंध्याचल की पर्वत श्रेणी पर। ठीक है, कैमूर और भारनेर। तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर हो जाएगा? विंध्यन पर्वत जो है उसकी श्रृंखलाओं में, दैट मीन्स मिर्जापुर और सोनभद्र में पड़ेगा आपका कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, याद रखिएगा, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर पड़ना है? मिर्जापुर और सोनभद्र पर। हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर पड़ेगा? तो ये जो है 4 जिलों में पड़ता है, मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, ज्योतिबा फुले नगर। ठीक है, इन 4 जिलों में पड़ता है। वैसे अगर आप लोग जिले भी नहीं याद रख पा रहे हो, तो अगर आप लोगों को इनके नाम भी याद रख लेते हो, जो यूपी के कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी सफिशियंट हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है सोहागीब्रबा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। सोहागीब्रबा कहाँ पर पड़ता है? ये महाराजगंज में पड़ता है। ठीक है, महाराजगंज। अगला आता है सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये बलरामपुर, गोंडा और बस्ती के बीच में पड़ेगा। कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर पड़ता है? ये वाराणसी में पड़ता है और ये केवल 7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कछुआ कहाँ पर पड़ेगा? ये पड़ेगा वाराणसी में। नवाबगंज उन्नाव में पड़ेगा। समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर पड़ेगा? ये रायबरेली में पड़ेगा। लाख बेहोशी अभी बताया था, कन्नौज में पड़ रहा है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में पड़ेगा। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर पड़ेगा? ये पड़ेगा संत कबीर। पक्षी विहार कहाँ पर पड़ेगा? ओखला पक्षी विहार पड़ जाएगा गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, समन वन्यजीव विहार कहाँ पर पड़ेगा? ये पड़ जाएगा मैनपुरी में। ठीक है, याद रखिएगा, मैनपुरी में समन पड़ेगा। और पार्वती अर्गा वन्यजीव विहार कहाँ पर पड़ेगा? गोंडा में। विजय सागर वन्यजीव विहार ये महोबा में पड़ेगा। ठीक है, पटना पक्षी विहार अभी बताया था, पटना जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये पटना पक्षी विहार एटा में पड़ता है। और
ये केवल 1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पक्षी विहार है, वन्यजीव विहार नहीं है, इसको करेक्ट करिएगा। पटना पक्षी विहार है, ठीक है। कहाँ पर पड़ेगा? एटा में, और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। सुरहताल पक्षी विहार कहाँ पर पड़ेगा? ये पड़ेगा बलिया में। सूर सरोवर वन्यजीव विहार कहाँ पर पड़ेगा? ये आगरा में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार ये प्रतापगढ़ में हो जाएगा। कानपुर प्राणी उद्यान ये कानपुर में ही पड़ेगा। 2 प्राणी उद्यान है, कानपुर में और दूसरा लखनऊ में, ठीक है, ये भी मैंने बताया था। और लास्ट में आता है पीलीभीत वन्यजीव विहार। तो पीलीभीत वन्यजीव विहार कहाँ पर पड़ जाएगा? आपका पड़ जाएगा पीलीभीत में, ठीक है। तो ये हो गए सारे वन्यजीव विहार हमारे उत्तर प्रदेश के, और पक्षी विहार और राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो ये सारे आप लोग वीडियो को बैक करके भी देख सकते हो, लर्न कर सकते हो। इनमें से आपको पता होने चाहिए सारे नाम उत्तर प्रदेश में जो भी पड़ते हैं, और रामसर साइट्स भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो ये भी आप लोगों को याद रखनी है। चलो अब आते हैं हम अब प्रैक्टिस सेट पे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा। तो चलो देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? हमने अभी पॉइंट्स में पढ़ा था, सबसे छोटा कौन सा है? तो वो है एटा। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा, एटा में जो पड़ रहा है, क्या नाम था उसका? पटना, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हमें चूज़ करना है जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में देखना है। तो ऑप्शन में देखो, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, कतनिया घाट वन्यजीव विहार है और रानीपुर है, ठीक है। इन सब में सबसे कम क्षेत्रफल जिसका है ये कछुआ वन्यजीव विहार का है, जो कि वाराणसी में पड़ता है। और अभी मैंने बताया भी था कि ये जो कछुआ वन्यजीव विहार है वाराणसी में जो पड़ रहा है, ठीक है, इसकी जो क्षेत्र है ये कितना हो जाएगा? 7 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। तो अगर आप लोग एक ऐसे याद रखने की कोशिश करना, सबसे छोटा जो है, ठीक है, सबसे छोटा जो है वो हो जाएगा आपका पटना वन्यजीव विहार। उसके बाद दूसरा नंबर जिसका आता है वो हो जाता है कछुआ वन्यजीव विहार, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको कहीं समसपुर पक्षी विहार भी मिल जाता है तो इसकी भी जो क्षेत्रफल है वो केवल 8 वर्ग किलोमीटर है। तो अगर आप ये 3 भी याद रख लेते हो तो आप लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा। और इस टाइप के जब भी क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें हमें ऑप्शंस में जो भी दे रखे होते हैं उनमें से चूज़ करना होता है। अगर मान लो आप लोग याद करके गए कि सबसे छोटा पटना है और उसमें पटना ऑप्शन में नहीं है, तो आप लोग फिर क्या करोगे? जो ऑप्शन में है वो उसमें से सबसे छोटा निकालोगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शंस के हिसाब से कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में है, ये हो जाएगा 7 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। चलो ये नोट दे रखा है, इसको आप रोक के पढ़ सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, अब हमें ये सुमेलित करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब चलो इसको मिलाते हैं। तो नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर हो जाता है? नवाबगंज आपका हो जाता है उन्नाव में। ओखला पक्षी विहार आपका हो जाएगा कहाँ पर? गाजियाबाद में, ठीक है। समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर हो जाएगा? समसपुर पक्षी विहार जो है आपका हो जाएगा रायबरेली में। और पार्वती अर्गा हो जाएगा आपका गोंडा में, ठीक है। तो ये मैचिंग हो गई, इसको याद रखोगे। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? तो सबसे बड़ा पक्षी विहार हमको यहाँ पर बताना है। तो ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें सबसे बड़ा पक्षी विहार जो है लाख बेहोशी पक्षी विहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लाख बेहोशी पक्षी विहार ये कन्नौज में पड़ता है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 80 किलोमीटर स्क्वायर, 80 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। देश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो भारत में मतलब प्रदेश में, सॉरी यहाँ पे देश नहीं है, प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो इन ऑप्शंस के हिसाब से जो प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है वो हो जाएगा हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसका सीक्वेंस ABCD नीचे ऊपर हो गया है, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो हस्तिनापुर ही होगा, ठीक है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो है आपका 4 जिलों में फैला हुआ है, मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर और ज्योतिबा फूले नगर। और इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो हो जाएगा 2073 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा इन ऑप्शंस के हिसाब से? हस्तिनापुर। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। सुरहताल पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है? तो अभी हमने ये पीछे पढ़ा भी था, जो सुरहताल पक्षी विहार है ये हो जाएगा बलिया में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? नवाबगंज हो जाएगा
आपका उन्नाव में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए बखीरा पक्षी विहार जो है संत कबीर नगर में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अच्छा, बखीरा पक्षी विहार की जो स्थापना है 1990 में हुई थी और ये 29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने भाग पर जो है वन होने चाहिए? तो देखिए वन नीति के अनुसार 1/3 भाग पर वन होने चाहिए। इसे 33.33% भी कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा अगर कभी परसेंटेज में दिया हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित जनपदों में से सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद कौन सा है? तो ये जो हमको ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें सबसे ज़्यादा वनाच्छादित क्षेत्र जो है वो सोनभद्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। प्रदेश में मेरठ जिले में कौन सा अभ्यारण्य अवस्थित है? तो देखिए मैंने अभी आपको बताए थे अभ्यारण्य के नाम और उनकी जगह, ठीक है, कौन से जिले में पड़ते हैं। तो जो हस्तिनापुर अभ्यारण्य है ये मेरठ जिले में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। प्रदेश के वाराणसी जिले में कौन सा अभ्यारण्य अवस्थित है? तो कछुआ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये बनारस में है, हमने अभी पीछे पॉइंट्स में पढ़ा भी था, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कीठम झील और सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो देखिए कीठम झील और सूर सरोवर जो है ये आपके पड़ते हैं आगरा में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसके सीक्वेंस को ठीक कर लीजिएगा, आगरा ऊपर जाएगा और लखनऊ सी नीचे आएगा, लेकिन करेक्ट ऑप्शन कौन है? आगरा। आगरा में ही कीठम झील और सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य आपको मिलेंगे। बेंती ताल पक्षी विहार कहाँ पर है? तो देखिए बेंती ताल पक्षी विहार जो है ये प्रतापगढ़ में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक नोट है वो ये है कि बेंती ताल का जो नाम है ये बदलकर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कर दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। अगर पूछा जाता है तो भी आप लोग बताओगे भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार और बेंती ताल दोनों सेम नाम है, ठीक है, तो इनको भी याद रखिएगा। और ये दोनों मतलब भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ पर पड़ेगा? ये पड़ेगा प्रतापगढ़ में, ठीक है, याद रखिएगा, जहाँ जो आंवले की खेती के लिए फेमस है प्रतापगढ़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार किस क्षेत्र में है, किस जिले में आता है? तो चंबल वन्य जीव विहार जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों, औरैया और इटावा दोनों में आता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हुई, हमें ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया जो है शुरू हुई थी आपका, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी 1800 ईस्वी में, ठीक है। अंग्रेजों के टाइम की बात है, बल्कि उससे पहले की बात है, ये 1800 ईस्वी में शुरू हुई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु प्रथम कार्य योजना विभाग कब स्थापित किया गया? कार्य योजना वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो उत्तर प्रदेश में कार्य योजना वन विभाग की स्थापना जो है आपकी हुई थी 1884 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे लगा लीजिएगा और इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। प्रदेश के वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश के जो वन है प्रशासनिक दृष्टि से इनको 6 भागों में बांटा गया है, 6 भागों में, ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। प्रदेश में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मदद से चलाई जाने वाली वन परियोजना कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मदद से जो परियोजना चलाई जा रही है उसका नाम है आधुनिक अग्निशमन योजना, ठीक है। वनाग्नि को रोकने के लिए ये योजना चलाई जा रही है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। प्रदेश में सुरक्षित वनों की वन संपदा के उपयोग का अधिकार किसे दिया गया है? तो वन संपदा के उपयोग का अधिकार जो है दिया गया है उत्तर प्रदेश वन निगम को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना जो है 1948 ईस्वी में की थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1952 में की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखने हैं, ये डेटा के क्वेश्चंस हैं, डेटा आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। तो इनको कई बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी लेकिन याद हो जाएंगे, तो इसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कितने भूभाग पर वनाच्छादित क्षेत्र है? तो हमने अभी पढ़ा था, पीछे पॉइंट्स में देखा था, 14,817 वर्ग किलोमीटर में
उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लगभग 6% है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो देखिए, वर्षा के हिसाब से हमको यहाँ पर डिसाइड करना है कि किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो जहाँ पर वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर तक होती है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रदेश के बहराइच जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो बहराइच जिले में कतनिया घाट अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे कतनिया घाट बहराइच में है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, किशनपुर अभ्यारण्य किस जिले में है? तो देखिए, किशनपुर अभ्यारण्य आपका लखीमपुर खीरी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बिरोजा और तारपीन का तेल बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो बिरोज और तारपीन का तेल जो है ये जिस पेड़ से बनता है उसके पार्ट का नाम हमें बताना है, ठीक है। तो ये बनता है चीड़ की राल, मतलब रेजिन जो निकलता है जब हम डाल को काटते हैं या तना खोदते हैं तो जो रेजिन निकलता है, जो लिक्विड सा निकलता है इसके तने से, चीड़ के पेड़ से, वो सूख जाता है, उसी को रेजिन कहते हैं। लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, वही लिक्विड कहलाता है। जैसे ये काटा, यहाँ पे लिक्विड सा निकलता है और वो जमा हो जाता है, इसी को रेजिन करते हैं। उसी से ही बिरोजा और तारपीन का तेल बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? ये जो पान में कत्था लगाकर खाते हैं ना, वो किससे बनाया जाता है? तो ये खैर के पेड़ से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष नहीं होता है? तो देखिए, ये ऑप्शंस कुछ करेक्ट किए हैं मैंने यहाँ पर। पहला है बर्च, ठीक है, दूसरा हो जाएगा जामुन, तीसरा है पीपल और चौथा है नीम। ABCD ये 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें चूज करना है कि कौन सा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का वृक्ष नहीं है, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बर्च, ठीक है। बर्च जो है शुष्क पर्णपाती वनों की कैटेगरी में नहीं आता है। बर्च उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वृक्ष नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु भारत सरकार ने इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया? तो भारत सरकार ने इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1972 में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखोगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ? 1972 में, याद कर लीजिएगा, बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए ये क्वेश्चन आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान संशोधन के उपरांत वन तथा वन्य प्राणी विषय संवर्ती सूची में आ गया। कौन से संविधान संशोधन के बाद आया ये संवर्ती सूची में? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये है 42वें संविधान संशोधन के बाद वन तथा वन्य प्राणी ये जो विषय है ये संवर्ती सूची में आ गया, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के बाद, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बब्बर शेर सफारी कहाँ पर स्थापित की जा रही है? उत्तर प्रदेश में हमको बताना है। तो बब्बर शेर सफारी जो है आपका लॉयन सफारी जिसको हम बोलते हैं, लॉयन सफारी ये स्थापित है इटावा में, ठीक। जिस समय ये क्वेश्चन आया था उस समय स्थापित की जा रही है, लेकिन अभी लॉयन सफारी पूरी बन चुकी है जो कि इटावा में है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था लेकिन अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? तो ये जो वृक्ष है वो ये हो जाएगा आपका यूकेलिप्टिस, ठीक है। यूकेलिप्टिस जो है, जो वाटर लेवल है जमीन का उसको खराब करता है, इसीलिए इसे पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो पहले कथन देखते हैं, वन नवीनीकरण संसाधन है, अब हम इस पर विचार करेंगे, पहले कारण पढ़ते हैं। ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो कथन और कारण है इन दोनों को हमें को रिलेट करके अपना आंसर निकालना होता है। तो वन नवीनीकरण संसाधन है, ये सही बात है, कथन बिल्कुल सही है। अब हम देखें कि कारण इसको सपोर्ट कर रहा है कि जो वन होते हैं पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। हाँ, ऑक्सीजन देते हैं हमें, लकड़ियाँ मतलब ऑक्सीजन देते हैं, वायु को शुद्ध रखते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, ठीक है। सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा आपका जो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, द ऑपरेशन ग्रीन योजना का उत्तर प्रदेश में कब शुभारंभ हुआ? तो ऑपरेशन ग्रीन योजना का
यूपी में जब शुभारंभ हुआ वर्ष 2001 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान दुधवा जो कि लखीमपुर खीरी में है, इसमें बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया? तो लखीमपुर खीरी में जो राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क पड़ता है को बाघ परियोजना में कब सम्मिलित किया गया, हमें बताना है। इसको 1987-88 में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट एक है, ये देख लीजिए, नोट मैंने दिया है यहाँ पर। दुधवा राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, 1968 में स्थापित हुआ था, 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का इसको दर्जा दिया गया था। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और इसको शामिल कब किया गया टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर में? तो हमने अभी देखा ये शामिल किया गया था 87-88 में। ठीक है, 1988 में शामिल किया गया था। ये बात सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीलीभीत टाइगर रिजर्व का सृजन कब किया गया था, मतलब गठन कब किया गया था? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व का गठन किया गया था वर्ष 2008 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र फल के कितने प्रतिशत भाग पर वनाच्छादित क्षेत्र है, हमको बताना है। तो देखिए, अभी हमने देखा था लगभग 6% भाग पर था, मैंने बताया भी था आप लोगों को। तो 6.15% भाग पर वनाच्छादित क्षेत्र है 2021 के डेटा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो हमने ये पीछे पॉइंट्स में पढ़ा भी था। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो भदोही है, जिसे कि संत रविदास नगर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2020 में प्रदेश में कितने और स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया था? तो जनवरी 2020 में जो है 6 रामसर साइट शामिल की गई थी। इस समय उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर साइट हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, ये बात भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना जो है आपकी की गई थी, ऑप्शन नंबर ए 25 नवंबर 1974 को। ठीक है, उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब की गई थी? 25 नवंबर 1974 को। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क, राष्ट्रीय वन्य जीव विहार, प्राणी उद्यान और पक्षी विहार, ये सारी चीज़ें कंप्लीट की हमने। सारे जो नेशनल पार्क्स हैं, वन्य जीव विहार हैं, प्राणी उद्यान, इसके साथ साथ पक्षी विहार, इनके सबके नाम चेक किए। उसके बाद हमने देखा कि ये कौन कौन से जिलों में आते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हमने क्या देखा, हमने रामसर साइट्स देखी, यूपी में कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं, कौन कौन से छोटे बड़े राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार, ये सब देखे कि उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा, ये सारी चीज़ें हमने कवर की। उत्तर प्रदेश की वन नीति भी हमने देखी, वन नीति के अनुसार कितना एरिया है, क्या चीज़ें हैं, डेटा है, ये सारी एनालिसिस हमने की। उसके बाद हमने प्रैक्टिस सेट किए। आई होप ये क्लास आज की आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो इसको प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगा, आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपने गोल पर फोकस करिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।